घायल हो इसीलिए घातक हो। जसप्रीत की फिल्म फोटो लेने से मूवी की शुरुआत होती है। 2002 का समय, लोग लाइन में खड़े हैं। जसकीरत और उसके दोस्त भी उसी लाइन में एक अंकल के घर जाते हैं और अंकल का नाम अतिक असलम होता है। ये दोनों कुछ सामान खरीदने आते हैं, जैसे कि चरस, गांजा, खरगोश, लॉलीपॉप एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि ड्रग्स से रिलेटेड होता है। एक लिस्ट आतिक को और दिया जाता है। जसकृत का दोस्त और एक बार एक और पर्ची देता है जिसमें आतिक को दो राइफल, जिसमें AK-7 और दो राइफल होता है। लिस्ट में आतिक बोलता है, जा ले ले, पैसे लाया है वहां रख दे। ये दोनों सामान लेके आते हैं ट्रेन से। उसी रात को ऑटो से एक घर के बाहर रुकते हैं। मुझे वहां जसकिरत बोलता है, तू घर जा। और जसकिरत का दोस्त बोलता है, तुझे फौज में जाते देख बड़ा अच्छा लगता मुझे। क्या यही एक रास्ता है? जसकिरत कहता है, अगला जन्म मिला तो देश के लिए भी लड़ लेंगे। दोनों गले मिलते हैं। जसकिरत अपने दोस्त को वहां से जाने के लिए बोलता है। बैग से AK-47 राइफल लेके घुस जाता है, लोगों को मारता है और पूछता है, बहन कहाँ है मेरी? क्या आतंक मचता है वहां। और एक बीजीएम भी बजता है। वो बोलता है, टीटू मेरी बहन कहाँ है? टीटू मेरी बहन कहाँ है? अपने बहन को जूझ कर छुड़ाकर अपने बहन को छुड़ा कर लाता है। अगले ही दिन दिखता है, अगले ही पल में दिखता है कि वकील एक केस की मुवक्किली करती है, जिसमें वो कहती है कि एक छोटे से लैंड के पार्ट के लिए एमएलए सुखविंदर ने जसकीरत के पिता जसकीरत के पिता सुखेंदर सिंह को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर जसकीरत की बड़ी बहन के साथ एमएलए के घर के 12 लोगों ने मिलकर बेरहमी से बलात्कार किया। और फिर उससे भी मर नहीं भरा तो उसे बेरहमी के साथ मार डाला और छोटी बहन को अपने ही फार्म हाउस में कैद करके रख लिया। जहां जब जसकीरत इधर 21 साल का आर्मी के लिए ट्रेनिंग में घर से बाहर था, माँ इधर परेशान थी। माँ प्रबल मीत कौर ने हर कोशिश की कि पुलिस में कम से कम FIR दर्ज तो हो जाए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से FIR भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुआ। और इधर जसकिरत को कम से कम सजा हो। मतलब वकील कहती है कि इतना सब कुछ हुआ जसकिरत की फैमिली के साथ, और जसकिरत की फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी भारत को सर्व करती है। उनके दादाजी, उनके पिताजी सब आर्मी में थे, ये भी आर्मी की तैयारी करता है, तो इसे कम से कम सजा होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ से जो वकील होता है वो कहता है कि नहीं माय लॉर्ड, जसकिरत को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसने तो एमएलए सुखविंदर के पूरे परिवार को ही, पूरी ब्लड लाइन को ही खत्म कर दिया। इसने 12 लोगों को बस मार दिया। इधर इधर जसकीरत की वकील भी कहती है कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी बड़ी सजा हो, और डिफेंस भी ज्यादा मजबूत है। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलती है, अगर तुम्हें मौत की सजा होती है, तो हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। वहीं पर जसकीरत का पूरा सिस्टम पर से भरोसा उड़ जाता है, क्योंकि उसकी माँ भी परेशान हो जाती है पूरी पूरी तरीके से। उसके घर के साथ बहुत खतरनाक, बहुत दर्दनाक मतलब हादसा हुआ होता है, जिसे भूलना बहुत ही नामुमकिन होता है। जसकीरत को पुलिस ले जाती है वैन में। अचानक से गाड़ी पर हमला होता है, जसकीरत को वहां से भगाकर ले जाते हैं, जहां जसकीरत के सामने सुशांत बंसल होते हैं। फिर बाद में अजय सान्याल भी वहां आते हैं। अजय सान्याल आते हैं, वो दोनों का चलना चलता है मोटिवेशन और मैनिपुलेशन, जिस जसकीरत को बताते हैं कि तुम्हारा ये जो हौसला है, तुम्हारा जो ये लड़ने का तरीका है, हमें बड़ा पसंद आया। तुम इसे भारत के लिए यूज करो। तुम आर्मी में बनना चाहते थे, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता सब आर्मी में थे, तुम भी सर्व करो। उन दोनों का चलता है। संजय बंसल और अजय सान्याल जी बोलते हैं उसे बहुत सारा
मोटिवेशन देते हैं, जिसके बाद जसकीरत मान जाता है कि हाँ, मैं भारत के लिए सर्व करूँगा। लेकिन वहाँ पे जसकीरत ये भी बोलता है कि जिस भारत ने मुझे इतना दुःख दिया, उस भारत के लिए मैं क्यों लड़ूँ? फिर भी कहीं न कहीं से अजय सान्याल साहब मना लेते हैं उसको, और लास्ट में वो कहते हैं कि घायल हो इसीलिए घातक हो। 2004 की बात है, जहाँ पे पता चलता है कि 30,000 रुपए हर महीने जसकीरत के घर, यानी कि उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कंपनसेशन के तौर पर भारत सरकार द्वारा, जिसके बाद जसकीरत हमजा बनकर काबुल से अफगानिस्तान आता है। उसके बाद अपनी पुरानी लाइफ मिटाता है, और ये सारी बात वो आलम भाई जूस वाले को सुनाता है, और कहता है कि 11 अगस्त, कहता है कि मतलब जब समय होता है 11 अगस्त 2009 का समय होता है, जब जाके असली हमजा पैदा हुआ। रहमान को कब्र दी जाती है। मतलब जसकीरत कहता है कि मुझे अब जाके कहीं लगा कि हमजा पैदा हुआ है। 2009 का समय होता है, जब रहमान डकैत मर गया होता है, जिसे जिसे वही मारता है, हमजा। इधर रहमान डकैत की कब्र दी जाती है, और इधर अरशद पप्पू जश्न मनाता है, और लाए और लियारी में रहमान और उजैर के सारे पोस्टर जला दिए जाते हैं। इधर इधर मिराज इधर मेजर और असलम चौधरी से पूछता है, मेजर इकबाल असलम चौधरी से पूछता है कि रहमान को क्यों मारा। असलम कहता है कि बदला बड़े साहब का। मेजर इकबाल कहता है, रहमान के बाद वो उजैर बैठेगा, और चौधरी वो तेरी तरफ ही आएगा, क्योंकि उसे तेरा कटा हुआ सर चाहिए। साला सरदार निकला। यहाँ पे दूसरी ही तरफ दिखता है कि उनके बालकनी के सामने एक आदमी को जिंदा जला दिया जाता है, क्योंकि वो कहीं से न कहीं से पाकिस्तान में रहता है, और नाम बदल करके सरदार पता चलता है कि वो एक सरदार है। तो उसे फंसाने के लिए लोग वहां पे अफवाह उड़ाते हैं कि उसने कलमा का अनादर किया है, सम्मान नहीं किया, और सब लोग उसे जिंदा वहीं पे जला देते हैं, क्योंकि उन्हें मारना था उसे। और सब लोग नारा लगाते हैं, संतर से अलग, संतर से अलग, संतर से जुदा, संतर से जुदा, ये नारा लगते हैं वहां पे। उजैर जाता है मारने उसे, लेकिन मतलब इधर उजैर बहुत गुस्से में होता है कि एसपी असलम का सर चाहिए उसको। वो मारने के लिए जाता है, लेकिन हमजा उसे और भड़काता भी है उसके खिलाफ, लेकिन वो रोक भी देता है। तभी वहां रिजवान आता है। वो हर्षद पप्पू के बारे में बताता है कि उसने कराया है रहमान की हत्या। लियारी में हमला चलता है। इधर जमील भी बोलता है कि पप्पू भागना नहीं चाहिए। चौधरी को मंजिल इधर चौधरी को इधर जमील इधर पप्पू को फोन करके बोलता है, तू इधर से निकल, इंतजाम मैं करता हूँ। पर हर्षद पप्पू फोन काट देता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा डाउट हो जाता है जमील पे। इधर हमजा कहता है कि पूरी लियारी को जला दो। जलाने के बाद हर्षद पप्पू खुद बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से छुपा हुआ होता है। लोग उसे ढूंढते हैं मारने के लिए। हालांकि हर्षद पप्पू के लोग भी लियारी के रहमान डकैत के लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को मार चुका होता है। इधर लियारी आग में जलती है। वहीं पर दूसरी तरफ दिखता है कि जमील नहा रहा होता है, और उसके पास हर्षद पप्पू का फोन आता है, और वो बोलता है कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, चारों तरफ नाकाबंदी है, मैं निकलूं कैसे। इधर जमील कहता है कि मैं अपनी गाड़ी भेजता हूँ, किसी के माई के लाल में दम है कि उसे रोक दे। वो मान जाता है। हर्षद पप्पू उसके कहने पर घर से बाहर निकलता है, और इधर आकर के जाल में फंस जाता है, क्योंकि वो जमील तो जाहिर सी बात है हमजा और एसपी असलम का ही साथ देता है। हर्षद पप्पू को अधमरा करके इधर गाड़ी के सामने बांधकर बीच चौराहे, लियारी के बीच चौराहे पर लाता है हमजा और उजैर। चौराहे के बीच में खड़े होकर के हर्षद पप्पू का गला शरीर से अलग कर देता है उजैर। इधर एसपी बेगुनाहों, यानी कि पाकिस्तान को मार देंगे, जवारी साहब, जमील, जो कि सबकी तरफ से बात करता है। इधर एक तरफ से मीटिंग बैठती है एसपी और
जवारी जवारी साहब और वहीं पे जमील भी होता है। वो सब वहाँ पे मेजर इकबाल भी होता है। वो सब बात कर रहे होते हैं कि इस तरह से उज़ैर ने जो हर्षद पप्पू के साथ किया है, बीच चौराहे में उसका गला काटा है, तो इसके लिए किसी को तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जो जवारी साहब है इनका तख्ता पलट हो जाएगा। वैसे भी ये पॉलिटिकल में होते हैं। जवारी जो कि जमील की तरफ होता है, मतलब जमील जो है कि जवारी का एक मुंह कह सकते हैं चमचागिरी करता होता है। जमाली इधर उज़ैर के पास भी आकर के उज़ैर को इत्तला करते हैं कि उज़ैर को हमजा समझाता है। मतलब इधर पता चलता है कि एसपी जो है कि उज़ैर को पकड़ने वाला है, उज़ैर को पुलिस में देने वाला है। और जमील भी उसमें शामिल होता है कि जमील भी कहता है कि हाँ, उज़ैर को थोड़े दिन के लिए पुलिस कस्टडी में लेते हैं। और इधर जमील उज़ैर को भी आकर के बताता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम बाहर मत जाना। इधर हमजा भी समझाता है, लेकिन उज़ैर का गरम खून होता है, वो कहता है कि नहीं, मैं एसपी असलम का सिर काटे बिना कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन हमजा समझाता है उसे कि जिंदा रहने के लिए, यानी कि तुम्हारे ऊपर रहमान डकैत का रहमान डकैत का हिस्सा है। तुम्हें एसपी असलम को मारने के लिए खुद जिंदा रहना पड़ेगा। इधर पता चलता है कि हमजा उसे एक पासपोर्ट देता है, उसे देश बाहर जाने के लिए कहता है। वो ज्यों ही एयरपोर्ट में जाता है, उधर से देखता है कि एसपी असलम, और इधर एसपी असलम जो है कि 4-5 लोगों को पकड़ता है बड़े बड़े कॉलेजों से, और उनके सिर पर रहमान डकैत और पप्पू पप्पू का मर्डर के केस में उन सबको एनकाउंटर में मार देता है, उन चारों को एनकाउंटर में मार देता है। और इधर दिखता है कि उज़ैर जब एयरपोर्ट में जाता है तो एयरपोर्ट वाले ने या वाले जो है कि इसे पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस कस्टडी में ले लेते हैं। इधर हमजा लियारी की बड़ी कुर्सी पर बैठता है। एसपी चौधरी को मेडल दिया जाता है कि बलोचों को मारने के लिए यानी कि वो जो 4 लोगों को मारता है, बेगुनाह लोगों को, वो बेगुनाह तो नहीं होते, कहीं से ना कहीं से ड्रग कार्टेल और माफिया कार्टेल में शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें वो मार देता है। वो सब पढ़ रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें भी मार देता है एसपी असलम बहुत क्रूरता से। इधर दूसरी तरफ दिखता है कि मुस्लिम मोमिन पार्टी, जो कि पाकिस्तान में अब दूसरी तरफ बड़ी पार्टी है, जवारी के पार्टी के बाद जवारी का तख्ता कहीं ना कहीं पलटने को होता है। लोग पूरी लियारी, पूरी कराची में आग में फैला देते हैं। इधर भाभी भी बच्चे बच्चे एक बच्चे की माँ होती है, और जवारी इलेक्शन हार जाता है। इधर जवारी इलेक्शन हार जाता है, एमएमपी जीत जाती है, यानी कि मुस्लिम मूमिन पार्टी जीत जाती है। और लियारी में ही नहीं, पूरी कराची का नवाब हमजा बनता है। इधर न्यूज में हमजा को देखकर सानियाल साहब प्राउड फील करते हैं। और अब 2014 का समय, जब पीएम नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी शपथ ग्रहण करते हैं, मेजर का पिता जहांगीर इकबाल मेजर का पिता जहांगीर उसे डांटता फटकारता और कहता है कि इतनी फेक करेंसी करने के बाद भी तुम लोगों ने यूपी के इलेक्शन में और भारत के इलेक्शन में क्या ही कर लिया, वहां पे फिर भी ये पार्टी जीत गई। मेजर इकबाल का भी कोई और माइंड माई बाप है। इधर पता चलता है कि मेजर इकबाल का भी कोई और बड़ा लीडर होता है। इकबाल हमजा को बड़े साहब के यहाँ ले जाता है, और इधर दिखता है हमजा जब वहां जाता है तो उसे दिखता है दाऊद इब्राहिम बेड पर पड़ा होता है। हमजा शॉक हो जाता है। दाऊद इब्राहिम कहता है, वो जब से चाय बेचने वाला आया है तब से सब खराब है। यूपी के इलेक्शन के लिए 60,000 करोड़ भेजो। वो अपने करेंसी माफिया को कहता है कि वहां पे 60,000 करोड़ रुपया भेजो। जमील फिर से मेट्रो जमील कहता है कि ये वो मुंबई वाले दाऊद इब्राहिम है, मिलो इनसे। फिर हमजा जाता है, मिलता है उनसे। दाऊद इब्राहिम इधर पंजाब में हमला कराने की साजिश करता है। दाऊद इब्राहिम
जमील को इंडिया की पूरी तरह खत्म करने के लिए साजिश करते हैं। सब दाऊद एसपी से ड्रग्स बाहर पार कराने के लिए काम देता है। दाऊद इब्राहिम एसपी असलम को मेजर इकबाल द्वारा एक काम देता है कि ड्रग्स को सरहद के इस पार से दूसरे पार लेके जाओ, और हमजा भी उसमें, हमजा को भी शामिल करने के लिए दाऊद इब्राहिम कहता है, लेकिन हमजा एक बार मना कर देता है। लेकिन वहीं पर जमील उसे समझाता है, तो जमील के कहने पे हमजा मान जाता है। उसे मानना पड़ता है। हमजा अपने पुराने दोस्त को एयरपोर्ट पे देखता है। इधर जब हमजा मान जाता है तो एयरपोर्ट पे, यानी कि कुछ लोग जो कि पंजाब से भी मिलने चाहिए, पंजाब से होने चाहिए, तभी तो ड्रग्स कार्टेल चलेगा। तो वहां पे देखता है हमजा अपने पुराने दोस्त जिसके साथ उसने AK-47 और राइफल खरीदने गया था, उसे वो देखता है। वो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हरलिन, यानी कि इसकी बहन, जसकीरत की बहन, यानी कि हमजा की बहन से शादी करने वाला था। उसने शादी कर लिया था, उसके 2 बच्चे थे, और ये बात अभी तक हमजा को पता नहीं थी। उधर ये उसे इकट्ठा करता है, उसे मिलाता है, वो सब मीटिंग करते हैं। हमजा तो अपने दोस्त को पहचान जाता है, लेकिन हमजा का दोस्त उस समय पे उसे नहीं पहचान पाता। मतलब पहचानता है या फिर नहीं पहचानता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वो ना जानने के बराबर ही उसे मिलता है। और फिर इकट्ठे होते हैं वो सब, जहां पर जाहिद अखुंड एक नया आदमी मिलता है। ये वही जाहूर मिस्त्री होता है जो एयरप्लेन हाईजैक करने में मेन कैरेक्टर था, जिसने सानियाल साहब को बोला था, लगा लो जितना गुदे में है दम, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। उधर एसपी उजैर को मारने की बात चलती है। ये एसपी कहता है कि उजैर को मार देते हैं। हमजा और जमील भी इस पे हामी भरते हैं। तुम्हारे लोग इधर एक फंक्शन में जो है कि सब लोग बैठे होते हैं, पार्टी चल रही होती है वहां पे। एसपी उजैर एसपी जो है कि उजैर को मारना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि हमजा और जमील तुम्हारे लोग मेरे इस काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इधर जस्सी इधर जस्सी यानी हमजा को उसका दोस्त पहचान लेता है। वो कहता है, जस्सी, तू मुझे पहचाना नहीं? तू इतने दिनों से कहाँ था? मरा हुआ हमने तेरा वहां पे, कुछ तो होता है पंजाबी में जो कि वो सब कहते हैं कि हमने तेरा मरा हुआ शोक मनाया है, फ्यूनरल किया है, ऐसा कुछ। और तूने अभी तक एक भी दिन अपनी माँ से नहीं मिला, अपनी बहन से नहीं मिला। तू कर क्या रहा था? मुझे तो तब पता चला कि हर महीने जब 30,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आते रहे। अरे भाई, इतना कौन देता है पैसा एक इंसान के गुम होने पर? तब मुझे शक हुआ, और देख तू आज यहाँ पे जिंदा है। इधर जस्सी यानी कि जसकीरत का दोस्त जो है कि बहुत ही नशे नशे में होता है। उसका नाम पिट्टा, सब लोग उसे पिट्टा पिट्टा बुलाते हैं, क्योंकि वो पिट्टा नाम से जो है कि बहुत ही फेमस होता है पंजाब में अपने ड्रग कार्टेल की वजह से। उसका बाप भी वही करता था, ये भी वही करता है। इधर बोलता है जसकीरत कि पिट्टा, ये ये जो ऑर्डर है इसे छोड़ दे, ये ऑर्डर छोड़ दे, क्योंकि पूरी इंडिया, पूरी पाकिस्तान, पूरा जो है कि पंजाब खतरे में पड़ जाएगा, पूरा अम, सर्वनाश हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा। इधर पिद्दा के चेहरे पर, इधर पिद्दा जो है कि पूरी पूरी तरह से नशे में होता है। तो पिद्दा जसकीरत को देखता है, लेकिन जसकीरत के चेहरे पे उसे किसी और का भयानक चेहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो उस पे, यानी कि जसकीरत पे हमला कर देता है। जसकीरत पे हमला करने के बाद जसकीरत उसे संभालता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर अचानक से वो फिसलता है, और बाथटब के कोने में उसका सिर लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और वहां पर, और इधर बाहर पार्टी चल रही होती है बहुत धूमधाम से। इधर जसकीरत बाहर आता है, और अंदर से एक, बाद में थोड़ी ही देर बाद गोली की एक आवाज सुनाई देती है, जहां दिखता है हमें कि वो जूस ओनर, यानी कि आलम भाई जूस वाले,
वहां पे बैठे होते हैं। बैठे क्या, वो लाश के पास ही होते हैं। उनके उनके चेहरे पे दिखता है दाग है, यानी कि उनके चेहरे पे पूरा फेस स्कार दिखता है। वो शीशे से मारा होता है, यानी कि लड़ाई हुई होती है, ऐसा कुछ वहां पे दिखता है। वहां पे उसे सब पकड़ लेते हैं। इधर जसकीरत शराब पीता है बहुत, और खुद को दिखाता है कि बहुत ज्यादा नशे में है। वो अंदर जाता है, अंदर जाते ही देखता है कि जो पिता है वो मरा पड़ा है, और उसके बगल में ही आलम भाई को पकड़ करके वहां की पुलिस, वहां के इंटरपोल जो है कि बैठे हुए हैं कि ये भारत का है, मुजाहिद है, ये भारत का है, मतलब ये भारत की तरफ से है। इसके साथ तो बहुत कड़ी से कड़ी सख्त चीजें करी जाएंगी, टॉर्चर दिया जाएगा। वो सब उसे पता होता है जसकीरत की, भारत के लोगों को अगर पाकिस्तान वाले पकड़ते हैं तो किस तरह से टॉर्चर दिया जाता है। वो तुरंत राइफल निकालता है और आलम भाई को खुद ही मार देता है। फिर इधर सब लोग पूछते हैं, बोलते हैं उसे कि क्यों मारा तुमने, ये बहुत बड़ा एक हम लोगों का एविडेंस था, हम लोग इसे उगलवा सकते थे, कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होंगी शायद। इधर वो कहता है कि इसे मार दिया है, इसने इसे मैंने इसलिए मारा क्योंकि मेरे घर में आकर के ये मेरे मेहमान को मारेगा। वो अपना गुस्सा दिखाता है वहां पर आलम भाई के ऊपर, और कहता है कि इसकी लाश को जला देना, इसकी लाश को दफनाना नहीं। इधर एसपी असलम भी होता है। वो कहता है, वो थोड़ा सा डाउट में होता है, लेकिन वो कहता है कि बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा ये तेरा तेवर हमजा। इधर हमजा जो है कि बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके एक चाय की दुकान में जाता है। ये वही चाय की दुकान है जहां पर बैठ करके वो दोनों चाय पिया करते थे। दो चाय ऑर्डर होता है, एक चाय अपने पीता है, खुद पीता है हमजा, और एक चाय सामने रखता है। और उसे एक झलक दिखाई देती है जब वो अपने पिता, यानी कि अपने अपने एक तरह से जीजा, यानी कि उसके उसके बहन के पति को मार देता है, गलती से वो मर जाता है। वहां पर आलम भाई आते हैं। वो जसकीरत को बोलते हैं कि तू यहां से निकल, तेरी जान बहुत कीमती है। मैं इस जगह पे पिछले 45-46 सालों से हूँ, और मुझे ये आज मौका मिला है अपने देश के लिए कुर्बान होने का। तू यहां से निकल। जसकीरत को वो वहां से भगाता है, और खुद शीशा लेकर के पूरे चेहरे पे फेस स्कार बनाता है, और वहां पे बैठ जाता है। लोग आते हैं, पकड़ते हैं, और बाद में ये सब होता है। ये जो मोमेंट था, जिस मोमेंट पे आलम भाई ने जसकीरत की वजह से जसकीरत के जगह पर खुद की जान दी, खुद का बलिदान दिया, इस जगह पे क्या प्राउड फील होता है, और क्या मोमेंट होता है। एक आंसू तो आ ही जाते हैं आलम भाई के लिए। और वहीं पर इधर जसकीरत भी बहुत गुस्से में भरा होता है। यस, इधर एसपी चौधरी को थोड़ा सा शक होता है हमजा पर। उसको इस तरह से बर्ताव, उसका इस तरह से बर्ताव, अचानक से आलम को बस मार देना, भाभी भी सुन लेती हैं, यानी कि यलीना भी सुन लेती हैं ये सब बातें जी कि एसपी चौधरी एक और ऑफिसर से कर रहा होता है। तो यलीना को भी थोड़ा सा शक होता है, और वो घर पे आकर के छानबीन करने लगती हैं। इधर एसपी असलम जिससे बात कर रहा होता है, जिस पुलिस ऑफिसर से, वो भी जो है कि अपने तह तक जांच करता है हमजा के लिए, हमजा के खिलाफ। और इधर यलीना को एक डायरी मिलती है जिसमें हमजा अपने सारे क्रिमिनल्स के नेम लिखता है। हमजा घर आता है, भाभी गन तान करके खड़ी हो जाती हैं, यानी कि यलीना उस पे गन तान के खड़ी हो जाती है और पूछती हैं, तुम हिंदुस्तानी एजेंट हो। थोड़ा इमोशनल ड्रामा होता है, जिसके बाद हमजा हमजा भारत पर हुए हमलों के बारे में गिनाने लगता है, गिनवाता है, बलोच को मारना, बेगुनाह बलोचों को मारना। फिर वहां के हमजा कहता है कि यहाँ के मुजाहिद तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों के लिए ही खतरा है। हम लोग, ये बताओ किसको मार रहे हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नाम है जो बेगुनाह है। इधर दिखता है कि शिरानी के पास हमजा पहुंच जाता है, क्योंकि यलीना कहीं ना कहीं से मान जाती हैं कि चलो ठीक है, तुम मेरे पति हो, तो मैं एक बात पर यह कह सकती हूँ कि मेरे जयान, यानी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एसपी चौधरी को भी तुम्हारे बारे में शक हो गया है। यलीना उसे बताती हैं हमजा को। इधर
इधर हमजा जो है कि शिरानी के पास हमजा पहुंचता है और बलोच उजैर को बचाने के लिए बोलता है। एसपी चौधरी को पता चलता है कि हमजा जो है कि शिरानी के पास पहुंचा है और हमजा और उजैर दोनों को उठा लेते हैं। मतलब इधर एसपी असलम भी अपना प्लान बनाता है कि क्यों ना उजैर और हमजा दोनों को ही एक ही दिन में उठा लिया जाए। इधर दूसरी ही तरफ से हमजा जो है कि एसपी चौधरी की ओर फोन करता है और कहता है कि उजैर को जिस रास्ते से उठाने जा रहे हो उस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना, उस रास्ते पे तुम्हारे लिए लोग खड़े हैं मारने के लिए तुम्हें। और इधर एसपी चौधरी को लगता है कि हमजा जो है कि मुझे मारने के लिए प्लान बनाया है, तो एसपी चौधरी अपनी जगह पे उस पुलिस ऑफिसर को भेजता है जिससे वो बात करता है कि हमजा थोड़ा सा शकी लगता है। उधर वो भेजता है। इधर हमजा चौ हमजा हमजा के पास हर प्लान होता है क्योंकि उसे पता होता है कि किसी भी तरह से एसपी चौधरी मेरी बात नहीं मानेगा। एसपी चौधरी दूसरी तरफ से हमजा के घर की तरफ निकलता है। उधर एक मुखबिर होता है जो कि बताता है हमजा को कि हमजा भाई, आपकी तरफ ये एसपी चौधरी निकला है और उजैर की तरफ दूसरा एक पुलिस वाला निकला है। इधर हमजा एसपी असलम की गाड़ी को फुड़वा देता है, यानी कि एसपी असलम की गाड़ी को उड़वा देता है बम विस्फोट से और वो मर जाता है। उसका फ्यूनरल किया जाता है और इधर जेल में 12 साल की सजा होती है। हमजा उससे मिलने आता है, उजैर को दिलासा दिलाता है कि जल्द से जल्द वहां से बाहर आएगा। इधर न्यूज में उरी अटैक के बारे में न्यूज चलती है। हमजा के लिए प्राउड मोमेंट होता है। जावेद खनानी जो कि कहता है, इधर दूसरी तरफ ही जावेद खनानी मिलता है जो कि नेपाल का सबसे फेक करेंसी वाला कार्टेल चलाता है। और वो काबुल अंसारी और वो याकूब अंसारी जो यूपी में भेजेगा, यानी कि याकूब अंसारी जो कि फेक करेंसी लेगा नेपाल जावेद खनानी के पास से, वो यूपी में भेजेगा, इनामदार नहीं आएगा। और मतलब यूपी में इतने सारे पैसे भेज दो, वो जो 60,000 करोड़ रुपए थे वो यूपी में भेजने की बात होती है। यूपी में किसी भी ईमानदार को नहीं बैठने देना है सीएम की गद्दी पर, इसलिए 60,000 करोड़ का भेजने का बात होता है। लेकिन वहीं पर इधर अजय सान्याल और उसके लोग फ्री हैंड देते हैं हमारे हमजा को। इसके बाद बंसल और अजय सनियाल के गाइड में प्लान चलता है, माइंड में प्लान चलता है। इधर नवंबर मोदी जी जो है कि नवंबर को 8 नवंबर को जो है कि मोदी जी करेंसी बंद कर देते हैं। पूरी पाकिस्तान खौफ में हो जाती है, दहशत गर्दी में चली जाती है। जावेद सबके पास फोन करता है, वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास होता है 60,000 करोड़ रुपए जो कि दाऊद इब्राहिम के होते हैं। दाऊद इब्राहिम से लिए गए पैसे जो कि वो कहता है कि यूपी में भेजो। लेकिन उसी समय पे 8 नवंबर को पता चलता है अचानक से भारत में फेक करेंसी, यानी भारत में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो चुके हैं। पूरा मामला गंभीर होता है। इधर जावेद सबके पास फोन करता है मदद के लिए कि कोई तो मेरी मदद करो वरना वो मर जाएगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम तो उसे छोड़ने वाले नहीं है। लास्ट में वो हमजा के पास फोन करता है। हमजा मदद के लिए आता है उसके पास, और जिस गोदाम में 60,000 करोड़ रुपए होते हैं उस गोदाम के पास हमजा पहले जावेद को उसके छत से फेंक देता है नीचे ट्रांसफर में, जिसकी वजह से वो मर जाता है और वो पूरी करेंसी को आग में सौंप देता है। इधर भारत में आतिफ असलम को गिरफ्तार कर लिया जाता है फेक करेंसी और भी गैर कानूनी धंधों की वजह से। अब्दुल रहमान मक्की मौत उसकी मौत हो जाती है पाकिस्तान कराची में। इधर शायद खलादी राजा भी मारा जाता है।
दाऊद इब्राहिम के करीबी लोगों की मौत हो जाती है कराची में। दाऊद मलिक की मौत हो जाती है कराची में। ख्वाजा शाहिद की मौत हो जाती है कराची में। मुजाहिदों की मौत होती रहती है। इधर भुट भुट्टोवी साहब की भी मौत हो जाती है 26/11 के बाद। जिसने कहा था कि गजवाए हिंद मुंबई से होगा, यानी कि ये वही भुट्टोवी मलिक था जो कहा था एक बार 26/11 के बाद कि मुंबई से गजवाए हिंद शुरू होगी। उसे भी मार दिया जाता है। उसे भी मारता है अपना हमजा, क्योंकि उसे फ्री हैंड मिला होता है। और इधर जाहुर मिस्त्री उर्फ जाहिर अलखुंड अखुंड भारत की जय बोल बोल करके बुलवा बुलवा करके इसे भी मारा जाता है। जो कहता है अजय सानियाल साहब को, अजय सानियाल साहब वीडियो कॉल पे होते हैं और जय हिंद का नारा लगवाते हैं, जो कि चैप्टर 1 में जय हिंद का नारा लगाते हुए लोग डर रहे थे, लेकिन इस बार इसकी बारी थी जय हिंद बोलना, भारत माता की जय बोलना। ये बोल बोल करके मरता है। इधर मेजर हमजा को बुलाता है कि दाऊद भाई ने बुलाया है, 9 बजे आ जाओ, वही बात करेंगे। वहीं पर आए, वहीं पर अयोध्या पर जो है कि वही, यानी कि दाऊद इब्राहिम के वहां पर अयोध्या पर न्यूज चल रही होती है। दाऊद सहम जाता है इंडिया के हमले से। इंडिया के बार बार उनके उनके ख्वाबों को नेस्तो नाबूद करने की वजह से वह सहम जाता है। फिर दाऊद इब्राहिम कहता है कि यूपी वाले अतीक असलम को बोल दो। दाऊद बोलता है कि हमजा भी बोलो कि इस बार 40 से 50 मुजाहिदी के लिए वो तैयार रहे, अतीक असलम तैयार रहे, क्योंकि हम इस बार 40 से 50 मुजाहिदी भेजेंगे और भारत में उससे भी 26/11 से भी बहुत बड़ा हमला होगा। वहां से लौटते समय इधर हमजा रिजवान से बोलता है कि अगले टारगेट की तैयारी करो, अब मामला गंभीर होने वाला है। मेजर इकबाल इधर अतीक असलम की बात करता है कि जंग की तैयारी हो रही है। अतीक बोलता है, हाँ हाँ, हम भी जो है कि कल तक शायद बेल पे छूट जाएंगे। इधर हमजा पासपोर्ट देता है यलीना भाभी को कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बाद हम पाकिस्तान में रुक नहीं पाएंगे। मेजर इधर मुजाहिदों को तैयार करता है और ट्रेनिंग देता है। इधर पाकिस्तानी इंटरपोल यलीना और जयान को पकड़कर धमकाती है, पूछती है कि क्या हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है। इधर एक न्यूज़ चलती है जिसमें अतिक का इनकाउंटर हो जाता है। मेजर इकबाल इसे देख करके उठता है और पाकिस्तान इंटरपोल इधर मेजर को कॉल करती है और बोलती है कि हमजा ही गद्दार है। मेजर इकबाल इधर अपने बाप जहांगीर के पास आता है। जहांगीर उसे बहुत बुरी बुरी गालियां देता है। जहांगीर नहा रहा होता है, मेजर वहां आता है, अपनी भड़ास अपने बाप को मार कर लेता है, खुद बाद में गंजा हो जाता है। और मीटिंग होती है। हमजा, जो कि असला बारूद का इस समय ऑर्डर देता है, वो लेके आता है असला और बारूद शिरानी साहब से ऑर्डर देता है। पैसा नकली दिया जाता है। और इधर रियाज को रिजवान चेक करता है तो नोट जो है कि नकली होते हैं। हमजा को शक होता है जब गेट बंद कर दिया जाता है। इधर रिजवान को दिखता है पुलिस आर्मी और बंदूकों से लैश लोग इधर मेजर इकबाल के चारों तरफ, यानी कि मेजर इकबाल के जहां मीटिंग रखी थी उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इधर मेजर इकबाल कहता है कि इंडिया बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूं मैं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरा दिली ख्वाब है। मेजर पीछे से धोखे से जो है कि हमजा पर हमला कर देता है। तभी एक झलक दिखता है जिसमें हमजा शिरानी साहब से बात करता है कि वो सबके सबको एक जगह पर इकट्ठा करेगा और जितने भी बलोच आज तक मारे गए हैं उन सब का बदला शिरानी साहब जो है कि लेना चाहते थे। तो शिरानी साहब को बोलते हैं कि अगर तुमने जितने भी बलोचों को मारा है, अगर उनको एक इमारत के नीचे लाते हो तो मैं कोहराम मचा दूंगा। इधर रिजवान हमजा मेजर को धमकी भरा डायलॉग में धमकाता है
इधर हमजा को जो कि 2-3 चाकू मार देता है इकबाल। उसके बाद भी हमजा उसे धमकाता है और बोलता है, और इधर जो है कि रिजवान एक सेल फोन से ट्रिगर दबाता है जिसमें वो असला बारूद दिया होता है। उन सब में ये कहीं से बम फिट करके रखते हैं, और सेल ज्यों ही फोन रिंग बंद होती है, पूरा धमाके के साथ पूरी जहां पर भी ये मेजर के लोग उन असला बारूदों को लेके जाते हैं, वो सब जगह फट जाता है। और इधर एक झलक में वो भी आता है कि जब रिजवान से हमजा कहता है कि मैं जब अंदर रहूं तो तुम सही वक्त देख करके ट्रिगर दबा देना। रिजवान कहता है तू कैसे बचेगा? वो कहता है हमजा कि मैं जिंदा रहूंगा, मेरी सांसें चलेंगी। बम धमाका होने के बाद चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, चारों तरफ आग होता है, खून खराबा मचा होता है। और इधर मेजर इकबाल को दौड़ा दौड़ा करके हमजा मारने के लिए दौड़ता है। इधर मेजर कंटेनर के चारों तरफ, मेजर के कंटेनर, यानी कि मेजर जो है कि कंटेनर की तरफ भागता है। इधर हमजा थोड़ा सा कमजोर दिखता है, पर वहीं पर टर्न लेता है, और वो टर्न लेता है वो भयंकर होता है कि मेजर को जिंदा ही जला देता है, टैंकर में उसे भर करके। फिर उसके बाद फोन करके वेलिना को फोन करता है, इमोशनल मोमेंट होता है। एक आखिरी बार मेरा नाम बोलो, हमजा कहता है। हमजा बोलता है मेरा नाम, अब मेरा असली नाम जानना चाहोगी? जसकीरत बोलता है, यलिना बोलती है जसकीरत। यहाँ पे जो मोमेंट होता है ये एक हार्ट ब्रेकिंग का, वो मतलब लाजवाब होता है। पाकिस्तानी इंटरपोल हमजा को, जसकीरत को पकड़ लेती है और टॉर्चर करती है बहुत ही भयंकर रूप से। स्तानियाल साहब फोन करते हैं पाक के चीफ के पास, बोलते हैं कि हमें हमारा लड़का दे दो। सानियाल साहब धमकी देते हैं हमें लड़का दे दो, वरना वरना इस्लामाबाद थर्रा जाएगा। सानियाल साहब कुछ फोटोज जो उस चीफ के गद्दारी के खिलाफ थी, वो सच में थर्रा जाता है। और प्यार से सानियाल साहब समझाते हैं और पाक चीफ मान जाता है, पर वो कहता है कि हमें किसी को तो भारतीय फौज की तरफ से पकड़ना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि खबर फैल गई है कि हमजा फैल गई है कि मतलब हमने जो है कि भारतीय एक काफिर को पकड़ा है। इधर हमजा कहता है कि उजैर बलोच को इसी दिन के लिए मैंने जिंदा छोड़ा था। जसकिरत हंसने लगता है। अजय सानियाल साहब ये बोलकर काट फोन कट कर देते हैं कि मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। जसकिरत हंसता है। एक झलक दिखाई पड़ता है जहां बैटलफील्ड का एक झलक दिखाई पड़ता है जब शिरानी बलोच से विदा लेता है हमजा और अपनी डायरी रिजवान को सौंप देता है। इधर पाक पुलिस जसकिरत को मंगरीला हिल के पास छोड़ देती है, जहां उसे लेने जमील आता है। और फिर दिखता है जमील ने ही अजय सानियाल से साहब से बात की थी हमजा की गिरफ्तारी के बारे में। इधर हमजा को भी पता चलता है कि जमील साहब भी भारतीय एजेंट हैं। वो पूछता है कि जमील साहब आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? जमील कहता है कि मैं 45 सालों से यहाँ पर हूँ। मुझे भारत के लोगों ने भेजा था कि यहाँ पर जाकर के सियासती मुद्दों में मैं भी रहूं। जमील साहब हमजा को कहते हैं कि अभी और जंग बाकी है, तुम यहाँ से जाओ, और मेरा यहीं पर अभी काम बहुत बाकी है। तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत कीमती हो, जंग अभी बाकी है। जाते जाते हमजा कहता है कि बस एक कमी रह गई, दाऊद को नहीं मार पाया। जमील साहब एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें जमील साहब अपने जवानी के टाइम पे दाऊद से हाथ मिलाते हैं एक फंक्शन के दौरान, और तब से ही वो बेड पर पड़ा है पैरालिसिस से। जमील कहते हैं कि जो मजा जिंदा रखकर
देने में आता है, वो मजा सीधे मार देने से क्या होगा, वो मजा सीधे मार देने में नहीं आता। एयरपोर्ट के बाद अजय सान्याल और जसकीरत मिलते हैं। अजय सान्याल, मेरे बब्बर शेर, यू रियली गुड बोलकर 8 बजे वो कहीं तो कुछ कहते हैं कि 8 बजे का कुछ कहते हैं। यलीना जयाद की तस्वीर इधर जसकीरत जला देता है। यह अपनी हर लाइफ को हर एक मिशन के बाद जला देता है। अगली सुबह अजय नाश्ता करते हैं, जहां सुशांत आकर कहते हैं कि इधर कुछ कहते हैं, और इधर दिखता है कि जसकीरत ट्रेन में है। इमोशनल मोमेंट होता है जब जसकीरत एक माँ और बेटे को देख करके इमोशनल हो जाता है। जसकीरत अपने घर की तरफ बढ़ता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लास्ट मोमेंट में माँ बिना जसकीरत को देखे गेट बंद कर देती है, अंदर चली जाती है, और धीरे धीरे से उसकी बहन, उसके नेफ्यू और उसकी माँ भी उससे उसके नजरों से ओझल हो जाते हैं। वो अंदर चली जाते हैं, और इधर जसकीरत अपना देखता है, सोचता है, बाहर रास्ते की तरफ देखता है कि मेरे बिना भी ये लोग अब ठीक हैं, मेरी मेरी जगह कहीं और है। वो देखने लगता है, और फिर फिल्म ब्लैक हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ होता है, बलिदान परमो धर्मः। फिल्म की एंडिंग के टाइम 2002 का समय आता है, जब जसकीरत की ट्रेनिंग चल रही होती है। लड़ना सिखाया जाता है, दोस्ती करना सिखाया जाता है, तैरना, गन चलाना, धैर्य रखना, केमिकल के बारे में, लोगों के बारे में, और इसी तरह से ट्रेनिंग पूरी होती है, और मेरी फिल्म का एक्सप्लेनेशन भी पूरा होता है। जय हिंद। आपको ये फिल्म कैसी लगी, मुझे ये जरूर बताना। और जब आलम भाई को मारा गया, वो कैसा लगा था आपको? और इधर जब जसकीरत के तरफ उसकी घर का रास्ता और उसके बाहर का रास्ता था, तो आपको कैसा लगा, मुझे जरूर कमेंट में बताना। धन्यवाद।